हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या आपने पिछले लेक्चर्स लर्न कर चुके हैं? पिछले लेक्चर में हमने प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया था। वेक्टर को कैसे प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर को कैसे प्रोडक्ट करते हैं उसके डिस्कशन हो चुका है। कई सारे डिस्कशन हो गया है। हमने प्रोडक्ट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। कौन सा? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे दोनों डिफरेंट है, हाउ डॉट प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी कंपैरिजन आपको करना चाहिए। देखिए, डॉट प्रोडक्ट जब हमने किया तो हमें स्केलर मिला या वेक्टर मिला। यस, डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर मिला था, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद हमको स्केलर नहीं मिलता है, हमें क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। तो आपके सामने एक छोटा सा कंपैरिजन है, देखिए। सो डॉट प्रोडक्ट क्या था? ए बी कॉस थीटा, और वहां पे क्या है? ए बी साइन थीटा। फर्स्ट डिफरेंस आपको दिख रहा है कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा है। बट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है एन कैप। एन कैप जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है। डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं है, ये खुद एक स्केलर है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। बट क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने एन कैप जो है उसको मल्टीप्लाई किए हैं। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और उसके डायरेक्शन के लिए हमने एक रूल यूज किए थे जिसका नाम क्या था? राइट हैंड थंब रूल। आप याद होगा, है ना? यस। सो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा, राइट हैंड थंब रूल पता है? ऐसा थम्स अप, है ना? सो ए क्रॉस बी ऊपर, बी क्रॉस है नीचे, बताया था ना लास्ट क्लास? यस। उस डायरेक्शन के लिए स्पेशली मैंने लास्ट क्लास काफी टाइम स्पेंड किया था। आप जरूर उसको रिपीटेडली देखिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो और एक बार देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो डायरेक्शन जो है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन है और डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं है। ये स्केलर है और वो वेक्टर है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया था, याद कीजिए। जैसे कि हम ए वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आप रिजर्व करके थ्री डायमेंशन में ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली बी वेक्टर को भी लिखा जा सकता है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर जब हम इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे लास्ट क्लास, ए क्रॉस बी को क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपको कई सारे टर्म्स आ रहे थे, क्योंकि इसमें भी तीन टर्म है, इसमें भी तीनों टर्म है। सो टोटल टर्म्स कितना आया था? 9 टर्म्स आया था, है ना? 9 टर्म्स कैसे आया था? क्योंकि एक्स आई कैप, इसको आपने इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट किए, इसके साथ किए, इसके साथ किए, फिर इसको भी ये तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किए, फिर इसको भी तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किए। इस तरीके से 9 टर्म्स आए थे और 9 में से कितने टर्म्स जीरो हो गए थे? यस, 3 टर्म जीरो हो गए थे, है ना? क्योंकि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है? जीरो होता है ना, इसलिए 3 टर्म जीरो हो गए थे। जब 3 टर्म जीरो हो गए थे, लास्ट को कितने टर्म्स बच गए थे? 6 टर्म्स। और वो 6 टर्म को हमने ऐसे अरेंज करके लिख दिया था, है ना? एक टर्म आई कैप के लिखे था और एक टर्म जे कैप के लिखे था और एक टर्म के कैप के लिखे था, ठीक है? अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं होगा तो सबसे पहले वो लेक्चर देख लीजिए, जो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इसको आप समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इसको समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है। क्या आपको लग रहा था कि प्रीवियस लेक्चर में जब हम इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू फाइंड आउट किए थे, क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे, जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरीके से 3 टर्म आया था, वो थोड़ा सा ना लेंदी लगा होगा। लेंदी क्यों? बिकॉज हम फॉर्मल तरीके से उसको सॉल्व किए थे। फॉर्मल तरीका मतलब हम सभी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे ना, इसलिए थोड़ा सा लेंदी आपको लगा होगा। उसको शॉर्टकट करने के लिए मैं आपको और एक मेथड भी बता सकता हूं, ओके? सो देखिए, हम और एक अल्टरनेट मेथड से भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मेथड लास्ट क्लास दिया था वो तो आपके पास है, आप तो जान चुके हैं। उसके अलावा और एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। कौन सा मेथड? डिटरमिनेंट। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है डिटरमिनेंट करके, एक चैप्टर है मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट, है ना? उसकी भी फिजिक्स में एप्लीकेशन होता है, करेक्ट? सो डिटरमिनेंट मेथड क्या है या कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ। आप शायद जानते नहीं है, फिर भी आप कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं, डिटरमिनेंट में हम ना ऐसा ग्रुप बना के लिखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक टर्म आई कैप को लेके आएगा और एक टर्म जे कैप को लेके आएगा और एक टर्म के कैप को लेके आएगा। सो पहला रो में हम आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसे लिखेंगे। तो डिटरमिनेंट मैं क्रिएट कर रहा हूं। अगला रो में मैं क्या लिख रहा हूं? देखिए, एक्स, ए वाई एंड ए जेड, सिमिलरली बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। इस तरीके से आपको 3 रो या 3 कॉलम दिखता होगा, है ना? और इसको ऐसे ग्रुप बना लेता हूं। ये सिंबल कुछ मॉडुलस जैसा है,
पर ये इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट आपके सामने तैयार हो गया, डिटर्मिनेंट आपके सामने प्रिपेयर हो गया है, जिस पे 3 कलम्स दिख रहा है, आई कैप वाला, जे कैप को लेके कलम और के कैप को लेके कलम, है ना। अब मैं बताऊंगा कि इसको कैसे ओपन करते हैं, कैसे इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। इसको ओपन कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। सो केयरफुल देखिए, यहां ना आपको 3 टर्म मिलेगा, एक टर्म आई कैप को लेके मिलेगा, और एक टर्म जे कैप को लेके मिलेगा, और एक टर्म के कैप को लेके मिलेगा। बट एज पर रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट, जो भी डिटर्मिनेंट का रूल है ना, मैथमेटिक्स में ये रूल डिफाइन किया गया है, हमें भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैथमेटिक्स में होता है, ठीक है। सो एज पर रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो पहला टर्म है वो पॉजिटिव में आएगा, और जो आखिरी टर्म है वो भी पॉजिटिव में आएगा। फर्स्ट टर्म आई कैप को लेकर आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा, लास्ट टर्म के कैप को लेकर आएगा, वो भी पॉजिटिव में आएगा। बट जो मिडिल टर्म है, जो जे कैप वाला टर्म है, वो नेगेटिव में आएगा, उसका ध्यान में रखिए। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, लास्ट टर्म भी पॉजिटिव, और मिडिल टर्म क्या है, नेगेटिव। इसलिए मैं शुरुआत करता हूं, फर्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव, इसलिए मुझे प्लस आई कैप लिखना पड़ेगा, आई कैप लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिए आप, आई कैप वाला जो कलम है ना, उसके नीचे क्या है, ax bx है। जब आप आई कैप वाला टर्म लिखेंगे तो इस कलम को छुपा दीजिए, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कलम है इसको छुपा दिया, देखिए इसको छुपा दे। जब इसको छुपा देता हूं, आई कैप वाला कलम छुपाना मतलब ax bx जो है इसको बंद कर दिया, तो आपको क्या दिख रहा है, इसको जब हम अवॉइड करेंगे तो आपको बाकी कोफिशिएंट्स कौन से दिख रहे हैं, यस ay az दिख रहा है, और by bz दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है एज पर रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट। आप कैसे लिखेंगे मालूम, आप ऐसे लिखेंगे, अगर इसको मैं छुपा दिया है सो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है, ay इंटू बीजेड, ay इंटू बीजेड माइनस az इंटू by। तरीका देखिए आप कैसे लिख रहा हूं। फर्स्ट टर्म कौन सा है, आई कैप, जो कि पॉजिटिव में है, और आई कैप को इसको छुपा दिया, देखो कुछ नहीं, बस छुपा छुपी खेल है। इसको छुपाया तो आपको क्या दिख रहा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, और शुरुआत अपर कर्नर से शुरू कीजिए, अपर लेफ्ट कर्नर से स्टार्ट कीजिए। जब इसको मैं ऐसा छुपा लेता हूं तो मैंने अपर लेफ्ट कर्नर से स्टार्ट किया, ये अपर लेफ्ट कर्नर है ना, ये अपर लेफ्ट कर्नर है, उससे स्टार्ट करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। दैट मीन्स मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए वाई इंटू बीजेड, ए वाई इंटू बीजेड माइनस क्या, एजेड इंटू बी वाई, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये देखो आई कैप का जो टर्म है ना, ये मिल गया है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो प्रीवियस क्लास में भी आई कैप वाला टर्म जो है यही आया था, याद कीजिए, बिल्कुल ही आया था। तो ये आई कैप का काम खत्म हो गया। सो फर्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव। अब आया मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को कैसे लिखना है, नेगेटिव में लिखना है, इसलिए क्या लिखना है, माइनस ऑफ जे कैप, पहले से माइनस साइन दे दीजिए, बिकॉज मिडिल टर्म क्या है, नेगेटिव में। ये सब मैथमेटिक्स के रूल से हमें इसको फॉलो करके लिखना पड़ रहा है। चलिए जे कैप को किससे मल्टीप्लाई करो, जो मैकेनिज्म अभी मैंने आपको बताया, तो कहानी कुछ वैसा ही है, आगे का स्टोरी कुछ वैसा ही है। अगर हम जे कैप लिख रहे हैं तो कौन से कलम को हम छुपाएंगे, चलिए जे कैप वाला कलम को छुपा लेते हैं। ये छुप गया है, देखिए जब ये छुप जाता है, जे कैप वाला कलम छुप गया है, तो आपको क्या दिख रहा है, कौन से कोफिशिएंट दिख रहे हैं, अभी आप बता सकते हैं ना, यस जब ये छुप जाता है सो ax az और bx bz दिख रहा है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है। मैंने क्या बोला था, अपर लेफ्ट कर्नर से शुरू कीजिए, अपर लेफ्ट कर्नर मतलब ये अपर लेफ्ट कर्नर मतलब यहां से शुरू करना है। तो क्या लिखेंगे, यस ax bz माइनस az bx, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ओके। सो इसलिए होपफुली आपको समझ में आ गया। तो क्या लिखना पड़ेगा, जे कैप को अगर छुपा दिया तो क्या लिखना पड़ेगा, ax इंटू बीजेड माइनस क्या, az इंटू bx, ओके, यस। तो हमने सेकेंड टर्म भी एक्सप्रेस कर लिया। अभी आखिरी टर्म कौन सा है, के कैप वाला। लास्ट टर्म किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यस इसलिए प्लस के कैप लिखा। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, लास्ट टर्म पॉजिटिव, मिडिल टर्म क्या है, नेगेटिव। अब आप बताओ क्या करना चाहिए, आपके ध्यान में आ गया, यस आप लोग चालाक हो, आपको ध्यान में आ गया। के क्या आप लिखा तो इसको छुपा देने का चालाकी से सोचिए, इसको छुपाया तो क्या करोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए, इसलिए क्या लिखूंगा, ax by, है ना, के क्या वाला छुपा दिया ना, सो ax by माइनस ay bx, सो ax by माइनस ay bx। तो इस तरीके से
जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक्सप्रेस हो चुका है। देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करने का और एक तरीका है, बस आप डिटरमिनेंट फॉर्मेशन कीजिए और एक बार डिटरमिनेंट फॉर्मेशन करो और उसके बाद इसको ओपन कर दो, ओपन कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। ये वही एक्सप्रेशन है जो लास्ट क्लास हमने लर्न किया था। लास्ट क्लास आपने देखा होगा ये प्लस में था, ये प्लस में था। अगर इसको प्लस कर दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना। दैट मींस आपने जो लास्ट क्लास एक्सप्रेशन देखा था ये एक एक्सप्रेशन है, बट आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर लास्ट क्लास जो है हमने इसको तो प्लस में लिखा था, कोई बात नहीं इसको प्लस में लिखूंगा तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा ना। तो आप देखिए लास्ट क्लास जो एक्सप्रेशन था ये प्लस में होगा पर ये पोजीशन उल्टा पलटा होगा, ये इधर होगा ये इधर होगा। आप कंपैरिजन कीजिए, है ना। सो मैं भी इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट मीन्स इसको तो वैसे लिखूंगा आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। देखो ये जैसे लिखा है वैसे लिखा चलता है, उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरा जो एक्सप्रेशन लास्ट क्लास में था उसको कंपैरिजन करने के लिए मैं इसको क्या प्लस जे कैप कर दिया, और अगर मैं माइनस को प्लस करूंगा तो इसको मुझे उल्टा पलटा करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट इसको बाद में लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे लिखना पड़ेगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। चलेगा, वैसे लिख सकते हैं। यस, माइनस प्लस हो गया तो ये पोजीशन भी उल्टा हो गया। फिर प्लस क्या के कैप, प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, इसको आप ध्यान में रखिए। आप सभी को समझ में आया कैसे हुआ? यस। तो फिर भी और एक बार बता देता हूं कि आप जब डिटरमिनेंट फॉर्मेशन कर रहे हैं सो आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप अगला पॉइंट ध्यान में रखिए, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, लास्ट टर्म पॉजिटिव और मिडिल टर्म किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। जब भी आप कोई टर्म लिखेंगे, जैसे आई कैप वाला टर्म लिखेंगे तो उस कलम को छुपा दीजिए, बाकी को ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए, जैसे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, है ना। इसको आप ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें एक एग्जाम्पल लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, एक छोटे से क्वेश्चन लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं डॉट प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको ए वेक्टर दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस 3k कैप, ऐसे दिया है। देखिए बी में जे कैप नहीं है, बी में जे कैप नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप उसके कोफिशिएंट को 0 मान लीजिए, है ना। सो आपको चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मींस आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछा गया है। तो एज पर रूल्स आपको क्या करना चाहिए? यस, जैसे आपने यहां पे लिखा वैसे करना पड़ेगा। आपको डिटरमिनेंट फॉर्मेशन करना है तो जिस तरीके से मैंने किया वही मेथड्स आप फॉलो कीजिए, हैं। तो सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप लिख सकते हैं, उसके नीचे क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 क्यों? बिकॉज आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का -1 है, के कैप का 1 है। दिख रहा है? यस। तो यहाँ पे ए वेक्टर के सारे कोफिशिएंट्स लिख दिया। सिमिलरली बी वेक्टर के सारे कोफिशिएंट्स लिख दूंगा। क्या होगा बताइए? बी एक्स कितना है? 2 है। बी वाई कितना है? 0 है। 0 क्यों? बिकॉज इसमें जे कैप है ही नहीं तो 0 आएगा। के कैप का कोफिशिएंट -3 है, समझ पा रहे ना। तो 2 0 -3। अब ये डिटरमिनेंट बन चुका है, इसको हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं। ओपन कैसे करेंगे? यस, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, लास्ट टर्म पॉजिटिव, मिडिल टर्म नेगेटिव। सो आई कैप, बताइए क्या करना चाहिए? आई कैप रख दिया। तो आई कैप लिखूंगा तो किसको छुपाना है? इस कलम को छुपा देंगे, इसको छुपाएंगे। सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है जैसे आपको बताया था। तो बताइए मैं क्या लिखूं अभी? सो 1 इंटू -1 इंटू -3 -1 इंटू 0, ऐसे करना है। और हमेशा अपर लेफ्ट करने से शुरू कीजिए, अपर लेफ्ट करना। सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या है? -1 इंटू -3, दिस इंटू दिस -1 इंटू 0। मैं डिटेल्स में लिख रहा हूं, आपको समझने के लिए डिटेल्स में लिख रहा हूं। फर्स्ट टर्म हो गया, मिडिल टर्म क्या है? नेगेटिव, माइनस जे कैप। यस, बताओ क्या करें? जे क्या बोले तो ये कलम छुप गया है। ये अगर छुप गया है तो कहानी क्या बता रहा है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो क्या लिखना चाहिए आपको? 1 इंटू -3 माइनस 1 इंटू 2। बहुत ही सिंपल काम है, समझ आ गया ना? यस। तो सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म क्या है? पॉजिटिव है, सो प्लस के कैप। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, सो प्लस के कैप। तो ये कलम को छुपा देते हैं, ये कलम को छुपा देंगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? 1 इंटू 0। इसको छुपाया ना
सो दिस इंटू दिस, 1 इंटू 0 माइनस क्या, -1 इंटू 2। थोड़ा साइन में आपको कंफ्यूजन होगा ना, इसलिए सब में मैं ब्रैकेट देके लिख रहा हूं, यस। बस इसको जैसे ही आप सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट इमीडिएटली मिल जाएगा। ओके, इसको लिखिए, इसको नोट करना जरूरी है। पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए। नोट करोगे तभी आप रिवाइज कर पाओगे, रिवाइज करोगे तभी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, है ना। जो बीच में हम टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा ना, इसलिए तो आपको नोट बनाना पड़ रहा है। नोट बनाएंगे तभी इसको बीच में रिवाइज कर सकते हैं। अभी क्या मिलेगा ये बताइए, इजिकल टू -1 -3 कितना, +3, माइनस माइनस प्लस, +3 -1, +3 से 1 चला गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो फर्स्ट टर्म आ गया 2i कैप। देखो कैसे बन रहा है ना, j कैप, ये क्या -3 1, ये है -3 और -2, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो -3 -2 कितना हो गया, -5, पर बाहर एक माइनस है इसलिए +5 हो गया। सो +5 j कैप, है ना, 2i कैप +5 j कैप। समझा कैसे, +5 -3 -2 -5 और के बाहर में माइनस था। तो ऐसे छोटे मोटे ना बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, थोड़ा केयरफुल होकर करना है। फिर ये क्या है, देखो 1 × 0 तो 0 ही है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आखिर में क्या मिला, +2k कैप। समझ में आ गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b अगर आपको पूछता है, आपको a दे दिया, b दे दिया, a क्रॉस b पूछा, तो आपके सामने a क्रॉस b है। देखिए a क्रॉस b जो आया है, ये स्केलर है या वेक्टर है, क्या है, यस ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन है ना। इस वेक्टर का देखिए, इस वेक्टर का तीनों एक्सिस में डायरेक्शन है। i कैप का कोएफिशिएंट 2 है, j कैप का 5 है, k कैप का 2 है। इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर तीनों डायरेक्शन में फैला हुआ है। x डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड 2 है, y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड +5 है, z डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड +2 है। तीनों पॉजिटिव में है, जैसे कि आपने देखा कि तीनों पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। ये थोड़ा ये 0 था क्या, सो 3 × 1 कितना, 3 होगा, 3 - 0, ये 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, है गलती से लिख दिया, है ना। सो -3 -1 +3 और ये 1 × 0 है ना, ये 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो +3 आएगा। और एक बार चेक कर लेता हूं, -3 -2 -5 +5 ये करेक्ट है, 1 ये तो 0 है, माइनस अब सही है, समझ में आ गया, यस। तो ये जो वेक्टर है, a क्रॉस b एक वेक्टर है, ये फैला हुआ है, ये तीनों डायरेक्शन में फैला हुआ है। ये x एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड 3 तक फैला हुआ है, y एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड +5 तक फैला हुआ है, और z एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और ये 2 डायरेक्शन तक फैला हुआ है, सभी एक्सिस में। सो दैट मींस ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है। कभी कभी आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा सकता है। देखो, अगर आपको इसका मॉड पूछ लिया तो आप क्या करोगे, ये तो वेक्टर आपने बना दिया, सोचिए, कोई भी वेक्टर अगर आपको i कैप, j कैप, k कैप में दिया है, अभी तो मैंने आपको बताया कि ये वेक्टर तीनों एक्सिस में है और तीनों पॉजिटिव एक्सिस में। ये वेक्टर किस तरफ है, सोचिए आप। आपका एक इमेजिनेशन होना चाहिए ना, खाली मैथमेटिकल लिख लेने से नहीं होता, आपको सोचना चाहिए ये वेक्टर किस तरफ है। ये वेक्टर x एक्सिस में है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव y की तरफ है, पॉजिटिव z की तरफ है, उसका मतलब उसके बीच में स्पेस में। आप याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन, याद कीजिए, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, वेक्टर को बीच में लिया था, याद है आपको, वही वाला केस। यहां पर वेक्टर का तीनों कंपोनेंट्स, एक 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है, तीनों के तीनों पॉजिटिव दिख रहे हैं, ऐसा है। और उस वेक्टर का मॉड चाहिए। कभी भी क्या करते हैं, आपको याद कीजिए, कोई भी वेक्टर जो i कैप, j कैप, k कैप में हो, किसी भी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यस आपको याद होगा, आप जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायरिंग करते हैं, ऐड करते हैं, रूट ले लेते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बताया हूं कि अगर a वेक्टर को हम x i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप लिखते हैं, तो कोई भी वेक्टर को ऐसा लिखोगे, उसका मॉड क्या आएगा, √x² प्लस ay² प्लस az²। ये बताया क्या नहीं, ये मैं आपको पिछले क्लासेस में बता चुका हूं। वही तो करना है आपको जो कोफिशिएंट है उनको स्क्वायरिंग करना है, ऐड करना है और रूट ले लेना है, यस। तो अगर आपको इसका मॉड पूछा तो आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका क्या, √, बस बहुत सिंपल है। और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ओके। तो इस तरीके से आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। और फाइनली अगर आपको a क्रॉस b वेक्टर मिल गया, a क्रॉस b का मॉड मिल गया, तो आपको वाइजली यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
और एक चीज यहां पे पूछा जा सकता है, क्या पूछेगा कि इसी केस में अगर आपको पूछ लिया कि फाइंड या डिटरमाइंड, है ना, फाइंड डायरेक्शन ऑफ, इसे पूछ रहा है, देखो थोड़ा चालाक से पूछ रहा है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे पूछ रहे हैं। सोचिए बच्चे क्या करोगे आप कैसे निकालोगे? आपको ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, आई कैप जे कैप के कैप उसके टर्म में दे दिया, और डायरेक्टली पूछ रहा है कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसका डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? यस, डेफिनेटली कर सकते हो। अरे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन का मतलब क्या है? एन कैप का डायरेक्शन आपको याद होगा, है ना, आपको याद होगा कि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना। ये जो ए बी साइन थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? डायरेक्शन है ना, नहीं? सो आप इस मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हो? सो ए बी साइन थीटा जो है, ए बी साइन थीटा क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? डायरेक्शन है। ये किसका मैग्नीट्यूड है? इसी का ही मैग्नीट्यूड है, इसलिए ऐसे लिखा। सो देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो? सो अगर आपको एन कैप चाहिए, जैसे कि आपको फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन मतलब एन कैप, एन कैप को हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वैसे भी कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है? कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए उस वेक्टर को उसका मॉड में डिवाइड करना पड़ता है। ये तो आप पहले से जानते हैं, आप लोग पहले से जानते हैं कि उसको उसका मॉड में डिवाइड कर दीजिए, उसका डायरेक्शन आ जाएगा। तो हमें दोनों पता है, ए क्रॉस बी हम निकाल चुके हैं, उसका मॉड निकाल चुके हैं, है ना। उसका मॉड कितना आया देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना? 9, तो 9 प्लस 25 प्लस 4 और इसका अंडर रूट। तो 25 प्लस 4 कितना? 29, 29 प्लस 9 कितना हो गया? 38, सो 38 का अंडर रूट, करेक्ट। सो इसको पुट कर लेते हैं। सो ए क्रॉस बी कितना है? 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये क्रॉस बी वेक्टर है, होल डिवाइडेड बाय उसका मॉड कितना आया? 29 प्लस 9 38 अंडर रूट 38। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन का मतलब क्या है? वो एन कैप पूछ रहा है, हमें एन कैप पूछ रहा है और हम निकाल चुके हैं। इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। 3 बाय अंडर रूट 38 इंटू आई कैप, जैसा ऑप्शन देगा वैसे ही आप देख लेना। सो 5 बाय रूट 38 जे कैप प्लस 2 बाय रूट 38 के कैप। तो ये हो गया है एन कैप का एक्सप्रेशन, आप ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आया सभी को? कैसे हुआ देखिए। ओके बच्चे, उसका आपने लिख लिया। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है, थोड़ा सा चालाकी से सोचना है ना। क्या दिया है नोट? ये है कि ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल 0। ए डॉट ए क्रॉस बी 0 है, पर ऐसा क्यों? ऐसे क्यों? थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसलिए मेरे पास वो तीनों मार्कर वापस आ गया है। ये तीनों मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं ना। ठीक है, सोचिए, इमेजिनेशन में कुछ चीजें लेके इमेजिन करना बेटर होता है। आपके सामने मैंने 2 वेक्टर लिया। सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। या तो ब्लैक को ले लेता हूं, रेड को बाद में लूंगा। ठीक है, आपके सामने ए वेक्टर क्रॉस हो रहे हैं किसके साथ? बी के साथ। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे या पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे? ये तो पहले तय कीजिए। पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज आप ए को बी में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, उससे एक नया वेक्टर मिलेगा। उस नया वेक्टर को आप ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ये तो मैकेनिज्म है। हाँ, पहले ए को बी में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो आएगा उसको ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे। और आपके सामने दोनों वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। वापिस आ गया। देखो, कल आपको या पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ता है, बताया गया था। यस, आप जानते हैं। सो ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, सो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ेगा? कौन सा रूल? यस, थम्स अप, राइट हैंड थंब रूल। सो ए क्रॉस बी
ये ए का डायरेक्शन, ये बी का डायरेक्शन, तो ए क्रॉस बी, तो मुझे फिंगर को कैसे मूव करना पड़ेगा, कैसे कर्ल करना पड़ेगा, ए से बी कर्ल करना पड़ेगा, तो थंब ऊपर आ गया, तभी तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर है, कल आपको बताया गया था। चलिए मैं इसको रेड मार्कर में रिप्रेजेंट करता हूं। सो ये किसका डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। ओके, देखो, सो अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये जो लाल कलर का मार्कर दिख रहा है, ये किसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट मीन्स ए क्रॉस बी दिख रहा है ना आपको, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखिए, जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। कल भी मैं आपको बताया था, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए क्रॉस बी वेक्टर, इसके डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आया, ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। अगर ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा क्या नहीं। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होने से उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। खाली ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा, ए क्रॉस बी का बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। आपके सामने ही दिखा रहा हूं, ये जो है इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स है उनके साथ इसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो ये ए के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये बी के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या, इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ जीरो, इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ भी जीरो, है ना। यस, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए के साथ जीरो होगा। ऑल्सो ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ भी जीरो होगा। क्यों, ड्यू टू 90 डिग्री एंगल, बिकॉज ये इसके साथ एंगल 90 बना रहा है। बिकॉज रीजन क्या है, जो ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी वेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। परपेंडिकुलर होते हैं, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है क्या नहीं। तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान देना चाहिए, देखिए, सो ए क्रॉस बी ए के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे, ए क्रॉस बी बी के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहे, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ए प्लस बी किधर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन। तो इन दोनों को वेक्टर एडिशन करने से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल इस तरफ आएगा। सोचिए, हाँ, ये अब देखो, अब क्या हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है। सो ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी किस तरफ आएगा, किस तरफ आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप पढ़ चुके हैं, आप पैरेललोग्राम रूल पढ़ चुके हो, डायगोनल, इसका डायगोनल क्या इस तरफ आएगा, आएगा ना, है। तो अगर आपकी ये समझ में आया तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क फॉर्म में एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं बेटा, उसको आप जो है जरूर मुझे करके बताइए। होमवर्क आपको ये दे रहा हूं कि ये तो मैंने आपको समझाया, ये समझाने के बाद आपके लिए होमवर्क है, ये मुझे आप एक्सप्लेन करके दे देना, एक्सप्लेन करके मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। नंबर तो पता है आपको, हाँ? जो हेल्पलाइन नंबर दिया है उसमें व्हाट्सएप करना है। होमवर्क ये है कि शो दैट ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी, देखो यहां पे क्रॉस है और यहां पे प्लस, कंफ्यूज मत होना, ए क्रॉस बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल जीरो। ऑल्सो आप प्रूफ कीजिए ए क्रॉस बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। या मुझे करके मुझे आप भेजिए। ये मैंने कैसे समझाया, ऐसे ही मुझे आपको समझाना है, मैं आपको समझाया, आप मुझे समझा दीजिए। तो इसको आप करके मुझे आप बता दीजिए, ठीक है, ओके। इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सो आगे बढ़ने के लिए हमें और कुछ चीजों का रिक्वायरमेंट है। देखिए बेटा, ये जो वेक्टर चैप्टर चल रहा है, धीरे धीरे वेक्टर के कंसेप्ट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप नोटबुक बनाइए, रिवाइज कीजिए, सब कुछ बढ़िया से मेंटेन कीजिए, हाँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ चुका है, तो मैं आगे और एक नोट आपको बताना चाहूंगा, ओके। होमवर्क आपके सामने है, सोचते रहिए तब तक उसके बारे में।
नोट क्या है और एक नोट क्या है, सपोज हम क्या करते हैं, हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच एंगल, एंगल कैसे निकालोगे, टेल से टेल मिला हुआ है तो डायरेक्टली एंगल आ गया, टेल से टेल मिला हुआ है, एंगल कितना आ गया, थीटा, सो दिस इज थीटा। इसको लेके जो पैरेललोग्राम बनेगा, ए को पैरेलल करके ए, बी को पैरेलल करके बी, बन गया है पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का एरिया हमको चाहिए, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का क्या चाहिए आपको, एरिया चाहिए। थोड़ा स्कूल का याद कीजिए, स्कूल में पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है ना। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है बता सकते हैं? यस, आपको मालूम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू क्या, हाइट। ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है। बेस कौन सा है, बेस तो आपको ई दिख रहा है ना। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं, ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइट होगा। हाइट के लिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या आपके राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? हाइट को एच ले लेते हैं। हाइट कैसे आएगा? अरे बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस h बाय b। मैंने एरो नहीं दिया, मैं सिर्फ यहां पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, समझ पा रहे हो ना। सिर्फ हम इस साइड का लेंथ लिख रहे हैं, साइड का लेंथ क्या है, b है, एरो मत देना। तो यहां से हाइट कितना आ गया, हाइट आ गया है b sin थीटा, और आना ही चाहिए बिकॉज एंगल का जो एडजेसेंट है वो कॉस में होता है और एंगल का अपोजिट क्या होता है, साइन में होता है। h जो है ना इस एंगल का अपोजिट है, इसलिए आपको क्या मिला, b sin थीटा मिला। तो बस इसको वैल्यू पुट कर लेंगे। बेस मतलब क्या है, इस पैरेललोग्राम का, इस पैरेललोग्राम का बेस क्या है, a है ना। इनटू हाइट कितना है, हाइट मिल गया b sin थीटा। तो चलिए पैरेललोग्राम का एरिया तो आ गया, क्या मिला, ए बी साइन थीटा। सोचिए थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से सोचिए, दोनों वेक्टर को लेके ये जो पैरेललोग्राम बन गया है, इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना मिला, ए बी साइन थीटा। क्या मैं ए बी साइन थीटा को, क्या मैं ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी का मॉड लिख सकता हूं? यस, इसका मॉड लिख सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। यस, ये तो पहले से हम बात कर चुके हैं। सो दैट मींस हमें कंफर्म हो गया। सो देयरफॉर एरिया पैरेललोग्राम क्या हो गया है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। अगर आप इसको वेक्टर बनाना चाहते हैं, एरिया वेक्टर, हम आपको पहली बार बता रहे हैं, मैं आपको पहली बार बता रहा हूं कि एरिया को वेक्टर के हिसाब से भी ट्रीट किया जा सकता है। ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू है। सोचिए यहां मैंने एरिया का मैग्नीट्यूड लिखा हूं, ए क्रॉस बी का मॉड। सो एरिया वेक्टर, आई मीन मैं लिखना चाहता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम इन वेक्टर फॉर्म। क्या लिखा देखो आप, ये तो स्केलर फॉर्म में था, ये तो मैग्नीट्यूड था, पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन वेक्टर फॉर्म, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा आप लिख सकते हो? यस, बिल्कुल लिख सकते हो। ए क्रॉस बी आप लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी लिखने से वो एरिया पैरेललोग्राम वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, करेक्ट। उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड ले लीजिए, तो आपको ए बी साइन थीटा आ जाएगा, जैसा हमने यहां पे लिखा। पर इस चीज को देखकर आपके मन में एक क्वेश्चन क्रिएट होता होगा, आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट होता होगा कि एरिया कैसे वेक्टर हो गया है। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर एरिया को वेक्टर कैसे बोल रहे हैं। आप बचपन से एरिया को वेक्टर सोचा था क्या? जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, क्या कभी आपने एरिया को वेक्टर हो सकता है सोचा था? नहीं। यही तो आपके लिए न्यू है ना। मैंने क्या बताया था कि कई सारे नया चीजें, नया इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। सोचिए ये जो एरिया है ना, ये बड़ा अजीब सा फिजिकल क्वांटिटी है, ये बड़ा अजीब सा फिजिकल क्वांटिटी। कभी हम एरिया को ऐसा स्केलर जैसे यूज कर लेते हैं, कभी हम एरिया को वेक्टर जैसे भी यूज कर सकते हैं। एरिया को वेक्टर बनाया जा सकता है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, ए क्रॉस बी से जो एरिया आएगा वो क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा, उसका डायरेक्शन भी आएगा।
दैट मीन्स आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आएगा वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं? यस, कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से यहां पे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब क्या? थंब को छोड़ के बाकी फिंगर को कहां से कहां कर्ल करेंगे? ए से बी कर्ल करेंगे। जब मैं ए से बी कर्ल कर रहा हूं, देखिए बेटा, तो थंब किस तरफ आया? आपकी तरफ आया। दैट मींस ये जो बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, और जो ए क्रॉस बी है, जो एरिया वेक्टर है, उसके डायरेक्शन इस बोर्ड को परपेंडिकुलर है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। हम इसको ऐसा आउटवर्ड नॉर्मल बोल सकते हैं। इस डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से इसको क्या बोला जाएगा? आउटवर्ड नॉर्मल। बिकॉज जब मैं राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहा हूं, मैं आपको रेड मार्कर के द्वारा इंडिकेट कर रहा हूं। देखिए ये कुछ ऐसा हो रहा है। ये देखिए, ये किसका डायरेक्शन है? ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। जब आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, आप थंब को छोड़ दीजिए, बाकी फिंगर को ए से बी को घुमाइए। ए से बी को घुमाओगे तो थंब आपकी तरफ आया ना। सो दैट मींस जो एरिया वेक्टर है, ए क्रॉस बी है, दैट मींस एरिया वेक्टर है, उसका डायरेक्शन आपकी तरफ है क्या नहीं? और आपकी तरफ जो डायरेक्शन है, ये इस प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर है, या इस प्लेन को क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल या परपेंडिकुलर एक ही बात है। सो दैट मींस ये जो है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जो ए क्रॉस बी है वो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है। तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा कि डायरेक्शन, एक नोट डाउन कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिए कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, is represented by, direction of area vector is represented by क्या? outward क्या? normal is represented by outward normal। समझ पा रहे हैं? यस। कि इस डायग्राम के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आउटवर्ड नॉर्मल एज shown in figure, as shown in diagram। जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम के हिसाब से, या विथ रेस्पेक्ट टू गिवन डायग्राम, आउटर नॉर्मल विथ रेस्पेक्ट टू गिवन क्या? डायग्राम। जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम के हिसाब से, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा, दैट मींस ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा। समझ पा रहे हैं? यस। तो इससे मालूम पड़ा कि एरिया जो है वो वेक्टर के हिसाब से भी ट्रीट हो सकता है, एरिया स्केलर के हिसाब से भी ट्रीट होता है कुछ जगह में, और एरिया कुछ जगह में वेक्टर के हिसाब से भी ट्रीट होता है। ये भी फिजिक्स में आने वाला है। फिजिक्स में कई सारी सिचुएशन है जहां पे एरिया को हम एज ए वेक्टर प्रोजेक्ट करेंगे। तो क्या कंक्लूजन निकला कि पैरेललोग्राम का एरिया इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉड। एरिया ए क्रॉस बी का मॉड मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर फॉर्म में क्या है? ए क्रॉस बी है। समझ पा रहे हैं? यस। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? उसका हाफ होगा। ये पैरेललोग्राम को आप दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? यस, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सो एरिया पैरेललोग्राम जैसे लिखा, ऐसा ही आप नोट डाउन कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके साथ ही लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, दैट मींस वो जो आया बेस इंटू हाइट उसका हाफ है, तो मैं क्या लिखूंगा? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड। तो ट्रायंगल के एरिया हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड है, और पैरेललोग्राम हम क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, और विथ डायरेक्शन क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी, जिसका डायरेक्शन हमें आउटर नॉर्मल से मालूम पड़ रहा है या ए क्रॉस बी से मालूम पड़ रहा है। चलेगा? यस, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा हम पैरेललोग्राम के एरिया और ट्रायंगल के एरिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चे, देखिए पिछला जो सिचुएशन था और इसमें क्या डिफरेंस है, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? मैंने अभी भी आपको क्या बताया कि एरिया के बारे में आपको बताया था, है ना? सो एरिया के बारे में क्या बताया था कि अगर आप कोई पैरेललोग्राम बनाते हैं, जैसे कि थोड़ा यहां देखिए, सबसे पहले अभी भी आपको क्या बताया गया कि इफ दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और हम इनको लेके एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ठीक है,
ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल थीटा है। सो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? एरिया वेक्टर को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अभी भी आपको सिखाया गया। तो पैरेललोग्राम जो आपको अभी अभी ड्रॉ किया हूं, ये 2D में है या 3D में है? यस, ये 2D में है। सो दिस इज पैरेललोग्राम। ये सब ज्योमेट्री आपको मालूम होना चाहिए, ये कि पैरेललोग्राम में है ना। सो ये किस में? इन 2D, इन 2 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन में 2 वेक्टर लेके हम जो पैरेललोग्राम बना रहे हैं, उसका एरिया को हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी, या उसका मैग्नीट्यूड के लिए ए क्रॉस बी का मॉडुलस, बिकॉज़ यहां पे थीटा इन्वॉल्व हो रहा है ना। सिमिलरली पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कब बोलते हैं? पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल तब बोलते हैं जब ये सारे एंगल क्या हो जाते हैं? ये सारे एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। दैट मीन्स यहां पे हम वही दोनों वेक्टर ले रहे हैं, तो ये एंगल क्या है? 90 है। 90 90 90 90, तो इसको आप क्या बोलोगे? ये ए वेक्टर, ये क्या है? बी वेक्टर, तो ये क्या बन गया है? रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का मतलब है कि सारे एंगल क्या होना? 90 डिग्री होना। सो पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो, फॉर्मूला तो सेम आएगा। एरिया वेक्टर क्या आएगा? ए क्रॉस बी आएगा। पर ये सब 2 डायमेंशन में जो इस तरह बना रखा है, हम चाहेंगे इसका 3 डायमेंशनल व्यू कैसे हो। पैरेललोग्राम का 3 डायमेंशनल व्यू कैसा हो, रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल व्यू कैसा हो, जो आपके सामने है क्या नहीं? यस। देखिए इस डायग्राम को, देखिए उस डायग्राम को देखिए। पैरेललोग्राम का जो रेक्टेंगुलर, ये जो पैरेललोग्राम दिख रहा है, इसका जो 3 डायमेंशनल वर्जन है, उसका नाम क्या है? पैरेललोपिपेड। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए अच्छे से ध्यान देना चाहिए। पैरेललोग्राम का 3 डायमेंशनल वर्जन को क्या बोलते हैं? पैरेललोपिपेड। पैरेललोग्राम 2D में है, पैरेललोपिपेड 3D में है। सिमिलरली रेक्टेंगल 2D में है और क्यूबॉइड किस में? 3D में है। रेक्टेंगल का 3 डायमेंशनल वर्जन को क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। यहां भी सारे एंगल, जितने भी एंगल दिख रहे हैं ना, ये सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री है। करेक्ट। सो रेक्टेंगल को 3D में क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। पैरेललोग्राम को 3D में क्या बोलेंगे? पैरेललोपिपेड। हम जैसे यहां पे एरिया का बात कर रहे थे, जैसे यहां पे एरिया का बात चल रहा था, अगर मुझे एरिया का मैग्नीट्यूड लिखना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कितना लिखूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर के लिए आप ए क्रॉस बी का मॉड ले लीजिए। आपको क्या मिलेगा? ए बी साइन थीटा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, वही तो है ना, वही मैंने रिपीट किया और कुछ नहीं है। तो जैसे यहां पे एरिया होता है, वैसे यहां पे क्या होगा? वॉल्यूम होगा। हम अभी चाहेंगे कि ये जो पैरेललोपिपेड बनाया गया है, इस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट मींस हाउ टू रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपिपेड, आप कैसे निकाल सकते हैं? तो हम क्या करें? क्या आप स्कूल में पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला सीखे हैं? मुझे नहीं पता, फिर भी मैं यहां पे वॉल्यूम को एक्सप्रेस करता हूं, ठीक है। अभी तो इसका बोला था, ये आपको स्कूल में बताया गया है कि पैरेललोग्राम एरिया का फॉर्मूला क्या है? बेस इनटू हाइट। अभी अभी हमने किया ना, हाइट निकाला ना। यस, हाइट क्या निकाला था? बी साइन थीटा, और बेस क्या है? ए है। तभी तो आपको ए बी साइन थीटा आया था ना, तभी तो ए बी साइन थीटा आया था। इसका मतलब क्या है? बेस इनटू हाइट, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट। ये तो आप जान चुके हैं अच्छी तरह से। सो जैसे इसका एरिया का फॉर्मूला था बेस इनटू हाइट, वैसा ही पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है। क्या आपको मालूम है? यस, पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का क्या फॉर्मूला है? क्या आपको ध्यान में है? अगर आपको इसका फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तो फिर आप इसको लर्न कर लीजिए। ये ज्योमेट्री से आया है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू बेस एरिया, क्या? बेस एरिया इनटू हाइट, वर्टिकल हाइट बोलूंगा तो वर्टिकली समझना। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया मतलब क्या है? बेस को दिख रहा है आपको? बेस तो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोपिपेड का जो सरफेस एरिया होंगे, दैट मींस पैरेललोपिपेड के जो फेस होंगे, कितने फेस होंगे? इसके भी 6 फेस है, क्यूबॉइड का भी 6 फेस है, इसका भी 6 फेस है। वो डिफरेंस क्या है? इसके जो फेसेस है वो कैसा होंगे? पैरेललोग्राम जैसे होंगे। पैरेललोपिपेड का जो 6 फेस है, हर फेस आपको कैसे दिखेगा? पैरेललोग्राम जैसे दिखेगा, हैं? समझ पा रहे हैं?
और क्यूबॉइड का हर फेस कैसे दिखेगा? रेक्टेंगल जैसे दिखेगा। इसके फेस रेक्टेंगल जैसे दिखेगा, इसके फेस पैरेललोग्राम जैसे दिखेगा, और उसका जो बेस एरिया है, बेस तो पैरेललोग्राम है, जिस पैरेललोग्राम ए वेक्टर और बी वेक्टर को लेकर बनाया गया है। तो यस, हम डेफिनेटली बोल सकते हैं बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा? ये वाला एरिया है। ए बी वेक्टर को लेकर जो एरिया है वो तो आपके सामने है, वो तो ए क्रॉस बी है, वो तो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेस एरिया इनटू हाइट। हाइट कौन सा है? हाइट मतलब यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। सो केयरफुल देखिए आप, ए वेक्टर, ये कौन सा बी वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसको लेके जो पैरेललोग्राम बनाया गया है उसका हाइट में ड्रॉ करना चाहता हूं। सो हाइट के लिए मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा तो आपको कितना मिलेगा बता सकते हैं? यस, हम एक काम करते हैं, अंदर जगह नहीं है तो बाहर बना लेते हैं, एक ऐसा वर्टिकल एक्सिस बना लेते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसा एक वर्टिकल एक्सिस बना दिया, और वर्टिकल एक्सिस बनाने के बाद मैंने यहां से इस लाइन को एक्सटेंड किया। ओके, इस लाइन को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद ये जो लेंथ आया, हम इसको एज ए हाइट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम हाइट मान देंगे। इस पैरेललोपिपेड का हाइट एक्सेप्ट करेंगे जो यहां पे लिखा गया है। समझ पा रहे हैं? यस। सो अगर ये h है तो आप देखिए c का ये जो कंपोनेंट आएगा वो इसका हाइट होगा, c का वो कंपोनेंट हाइट होगा। करेक्ट? तो मैं अगर मैं इस एंगल को मैंने सपोज कुछ थीटा ले लेता हूं, अपने मन से मैं इसको थीटा ले लिया, थीटा फाई आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर इसको थीटा लिया तो ये अगर थीटा है, चलिए मैं वहां थीटा लिखा था, आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए मैं इसको फाई ले लेता हूं। इस एंगल को फाई ले लूंगा ना, तो एच कितना आएगा? आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? नहीं। तो एच जो आएगा, जो हाइट आएगा, वो कितना आएगा? उस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए। सो हाइट विल बी इक्वल्स टू, एच विल बी इक्वल्स टू सी कॉस फाई। सी कॉस फाई या सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी कॉस फाई मतलब ये सी क्या है? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस फाई। समझ पा रहे हैं? यस। कॉस क्यों आएगा? बिकॉज एंगल का एडजेसेंट साइड है, हमेशा एडजेसेंट साइड को हम कॉस में रिप्रेजेंट करते हैं। या कॉस फाई कितना आएगा? एच बाई सी। वही तो हो गया ना। अगर मैं कॉस फाई को डिफाइन करूंगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कॉस फाई क्या होगा? एच बाई सी। तो एच कितना आ गया? सी कॉस फाई। हाइट आ गया, बेस एरिया भी आ गया। बेस एरिया कितना है? ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का मॉड है और ये सी है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? बेस एरिया को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर। देखिए, सोचिए आप, ए क्रॉस बी वेक्टर जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ए क्रॉस बी का मॉड को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? सी कॉस फाई के साथ। तो क्या मिलेगा उससे? आप कुछ समझ पा रहे हैं? तो इसलिए कहीं ना कहीं हम इसको डॉट प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना चाहेंगे। बेस एरिया ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट अगर मैं सी करता हूं तो फिर डेफिनेटली आपके इसका आंसर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट क्यों? बिकॉज यहां पे अगर हाइट को मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस बी इंटू क्या आ रहा है? ए क्रॉस बी का मॉडुलस इंटू हाइट। हाइट कितना आ रहा है? सी का मॉड इंटू कॉस फाई, सी का मॉड इंटू कॉस फाई। और ये किसका मॉड है? बेस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं? ए क्रॉस बी का मॉड। समझ पा रहे हैं? अब आपको ध्यान में आता होगा। यस, बेस एरिया कितना है? ए क्रॉस बी का मॉड, और हाइट कितना है? सी का मॉड इंटू कॉस फाई। समझ पाए? यस। तो इसलिए ये ए क्रॉस बी और ये सी और ये कॉस फाई, अभी किस फॉर्म में आया? थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचो अच्छे से। इस ब्रैकेट को ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, इसको थोड़ा सिंपल तरीके से लिख लेता हूं, है ना? सिंपल तरीके से लिख लिया। अब आप देखो, ए क्रॉस बी का मॉड, सी का मॉड इंटू कॉस फाई। सोचिए, आपको सोचना चाहिए। एक को बी से क्रॉस करने से एक वेक्टर आएगा क्या? नहीं। यस। ए को बी से क्रॉस करके जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का मॉड इंटू सी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस फाई। सोचिए, तो इससे क्या मिलेगा? इससे आपको आप उस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस फाई आया तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट किसका डॉट प्रोडक्ट ना? ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखना चाहूंगा, डॉट क्या? सी। समझ पा रहे हो? ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट क्या? सी वेक्टर। देखिए, तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो है ये उसका फॉर्मूला बन गया है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का ये फॉर्मूला है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। तो ये आप यूज कर सकते हैं
प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो बेटा, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो केयरफुली देखिए, ध्यान दीजिए, इसको समझिए अच्छे से। बेस एरिया को मैं ए क्रॉस बी का मॉड लिख सकता हूँ, लिख सकते हो क्या? नहीं। और हाइट को सी का मॉड कॉस पे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वॉल्यूम स्केलर है वेक्टर है? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है? स्केलर। वॉल्यूम हमेशा स्केलर है। एरिया जो है, एरिया को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, स्केलर तरीके से यूज कर सकते हैं, वेक्टर तरीके से यूज कर सकते हैं। सो वॉल्यूम है ना, इट इज ऑलवेज स्केलर, वो आप ध्यान में रखिए। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट जो कि हमेशा स्केलर है, इसलिए मैं यहां पे क्या किया, ए क्रॉस बी सी का मॉड इंटू कॉस फाइव लिखा, बिकॉज हाइट क्या था? सी का मॉड कॉस फाइव था। पर इस चीज हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं नहीं? आप बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट करोगे तभी तो आपको स्केलर मिलेगा ना। दैट मीन्स यहां पे आप ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर आया उस वेक्टर को सी से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले ए को बी में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए को बी में क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा उसको सी से क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और उससे जो आएगा वो क्या होगा? वॉल्यूम होगा, उससे वो स्केलर आएगा, बिकॉज आखिरी में हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, बट बाद में इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो फाइनली जो स्केलर आया वो क्या है? वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम है। सो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। समझ में आया? यस। सो वॉल्यूम इज ऑलवेज स्केलर, ये हमेशा स्केलर ही होगा। वॉल्यूम इज ऑलवेज स्केलर, वॉल्यूम को भी वेक्टर नहीं हो सकता। तो फाइनली आपको पता चल गया कि कोई भी पैरेललोपिपेड या कोई भी क्यूबॉइड, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? ए क्रॉस बी डॉट सी। ए क्रॉस बी क्या है? बेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हाइट जो है वो सी कॉस पाए है, उसको वेक्टर फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसको बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि हम तीन वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हैं। और स्केलर क्यों? क्योंकि आखिर में रिजल्ट जो आएगा ना वो स्केलर आएगा, वॉल्यूम आएगा। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको ऑल्सो ऐसा बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। सो व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? ए क्रॉस बी डॉट सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट पहले होता है, और बाद में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, उसके बाद स्केलर मिलता है, और इस केस में वो स्केलर का नाम क्या है? वॉल्यूम है। होपफुली सभी को समझ में आया। ओके, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए। जो भी डाउट्स आएगा तो मुझे फोन करिए। ओके बच्चे, समझ में आ गया? कोई बात नहीं। सो आज की क्लास में हमने कई सारी चीजें डिस्कस किए हैं। सो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ये सारी डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आखिरी में जाते जाते आपको एक छोटा सा चीज पूछना चाहूंगा। ओके, सो कौन बताएगा कि यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए? थोड़ा मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, ये सवाल आया और मैं आपको पूछ रहा हूँ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? आपको मालूम है कि वेक्टर के डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं? यस, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। वो यूज कीजिए और सोचिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। क्या आपको दिख रहा है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको 3D में इमेजिन कीजिए। ए वेक्टर बी वेक्टर को लेके जो बेस एरिया बनाया गया, जिस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है? ए क्रॉस बी का मॉड है, वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। सो ए क्रॉस बी जब करेंगे हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। सो थंब का डायरेक्शन ऊपर आ रहा है, देखिए ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। सो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। सो ए से बी जब घुमाऊंगा, जब मैं फिंगर को कर्ल करूंगा, कहां से? ए से बी कर्ल करूंगा, तो थंब किस तरफ आ रहा है? यस, हाइट की तरफ आ रहा है। जो हाइट हमने लिया था ना उस तरफ आ रहा है। सो ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, वो भी आप ध्यान में रखिए। हैं, तो मैं इसको दिखा भी सकता हूं। दैट मींस ए क्रॉस बी जब हम कर रहे हैं, वो जो वेक्टर आएगा हम इसको यहां से ऐसा दिखा सकते हैं। ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, ऐसा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके ए क्रॉस बी का डायरेक्शन भी आप दिखा सकते हैं। ये क्रॉस बी का डायरेक्शन है और ये सी का डायरेक्शन है। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन देखिए, उनके बीच एंगल कौन सा है? फाई है, तभी तो आपको कॉस फाई आया ना। यस, तो ये जो है ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड है, ये सी वेक्टर का मॉड है, और उनके बीच एंगल क्या है? फाई है। तो तभी तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, सी और एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखा गया है। सो कैसे होगा? अगर ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, सी और एक वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी का मॉड, सी का मॉड कॉस फाई। फाई क्यों ना? उनके बीच एंगल क्या है? फाई। ये डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है ना। तो इसलिए इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये सारे 2D का डिस्कशन था और ये सारे 3D का डिस्कशन है। जब 3 डायमेंशन में आ जा रहे हैं, वॉल्यूम को आ जा रहे हैं, तो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना पड़ रहा है ना। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, बिकॉज आखिरी में हमको स्केलर मिल रहा है, आखिरी में स्केलर मिल रहा है।
पहले तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, पर बाद में हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं। सो आज के क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी हो जाइए। नेक्स्ट क्लास में हम कई सारे एप्लीकेशंस करने वाले हैं। वेक्टर का थ्योरी कंप्लीट हो गया है, जितना फिजिक्स के लिए चाहिए मैं सारे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ओके, ये सेम चैप्टर मैथमेटिक्स में भी है, क्योंकि हम मैथ ही पढ़ रहे हैं ना। अभी सारे मैथमेटिक्स को लर्न करेंगे, वो सारे मैथमेटिक्स को लर्न करेंगे और फिजिक्स में इसको यूज करते रहेंगे। इसके आगे भी कई सारे मैथ्स हम लर्न करने वाले हैं, जैसे कि हम कैलकुलस लर्न करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लर्न करेंगे, अलजेब्रा लर्न करेंगे, और आपने जो बताया था यूनिट डायमेंशन वो भी थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, वेक्टर को लेके और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तब तक करिए आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, नोट डाउन कीजिए, डाउट्स है तो मुझे पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।